चाय विद राफिया और अब हमारे साथ मौजूद हैं एक डेंटिस्ट। यस, पहले भी डेंटिस्ट थे बट वो ओरो मैक्सिफेशियल सर्जन थे। अब हमारे पास मौजूद है एक डेंटिस्ट जिसके पास हम वो वाला पेन लेके जाते हैं कि आई बहुत दर्द हो रहा है, रात में तो बहुत हुआ, अब समझ नहीं आ रहा, कुछ कर दे डॉक्टर साहब। वो वाले डेंटिस्ट, ये वो लोग होते हैं जो कि लाइफ सेविंग काम करते हैं, क्योंकि जो दांत का दर्द होता है ये बर्दाश्त करने जैसा बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब ऑनेस्टली आई हैड इट टू, दो आई एम डेंटिस्ट, लेकिन मुझे पता है कि वो कैसे कितना हॉरेबल होता है। और ये लोग जो होते हैं ये कोई फरिश्ता बन के इस वक्त सामने आते हैं। हमारे पास मौजूद है डॉक्टर मरियम तनवीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर मरियम? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक ठाक। कि आप किस तरह के पेशेंट्स को क्या क्या ट्रीटमेंट देती हैं? नॉर्मली जो हमारे पास पेशेंट्स होते हैं वो मेनली आते हैं कैविटी के आते हैं, पॉलिशिंग, स्केलिंग, इम्प्लांट्स और इसके साथ भी एक्सट्रैक्शंस वगैरह, रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स, क्राउन एंड ब्रिजेस, आजकल वेनियर्स बहुत चल रहे हैं, तो इस तरह के ज़्यादा कॉस्मेटिक पेशेंट ज़्यादा होते हैं। कॉस्मेटिक पेशेंट ज़्यादा हो गए हैं, हाँ, कि उनको विनियर्स लगवाने होते हैं, उनको सामने के दांत बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट स्माइल, पॉलिशिंग होनी चाहिए, वाइटनिंग होनी चाहिए, इस तरह के पेशेंट ज़्यादा हैं। हाँ, ब्लीचिंग के भी पेशेंट्स आते हैं, बहुत आते हैं। इनफैक्ट ये शादियों वाला जब टाइम आता है ना तो ब्लीचिंग के पेशेंट्स आते हैं। पर्सन विदाउट एनी सिम्टम शुड विजिट अ डेंटिस्ट। आई थिंक once in a 6 months is an appropriate time, and I think once in a 6 months. Don't you think 6 months is a very long time? No, I think if in a normal individual, 6 months, after 6 months you need a checkup or scaling. You need some treatment. हाँ, पर एक बार दिखा देना, मतलब कंसल्ट कर लेना चाहिए। कैविटी जो होती है वो एकदम से नहीं ग्रो होती है, वो स्लोली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होती है, तो वो उसके सिम्टम और सब कुछ एकदम से नहीं आता। हम बिल्कुल शुरू में उसको देख कर ना वहाँ पर रोक सकते हैं, बाद बढ़ने से रोक सकते हैं, बजाय कि फिर आप रूट कनाल के साथ आएँ या टूटे हुए दांत के साथ आएँ। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं रूट कनाल नहीं कराना, हमारा ब्रेन डैमेज हो जाएगा, इसमें ये निकलता है, इसमें ये दवाई डलती है, इसमें ये होता है, तो एक काम करो दांत निकाल दो। What do you have to say about that? ये इतना जनरल चीज़ है ना जो आपको हर दूसरे दिन बहुत सारी मिथ हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जब टूथ का पेन होता है तो आँख तक जा रहा है, या आपने दांत, इनफैक्ट अगर आपने दांत निकलवाया है तो आँख को कुछ, तो आँख की बिनाई पे असर होता है। ये सारी मिथ्स हैं। ऑब्वियसली जब हम चीज़ें पढ़ना शुरू करते हैं, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा रीड करते हैं, और अब तो हर चीज़ इंटरनेट पर अवेलेबल है, तो वो उनको खुद पता चलता जाता है कि दीज आर ऑल द मिथ्स। और अब रूट कैनाल की तरफ आई प्रेफर माई पेशेंट्स टू गो फॉर प्रिजर्वेटिव डेंटिस्ट्री, रादर देन कि हम उसको कट करके नई चीज़ लगा दें। They should preserve it first and then फिर कॉस्मेटिक आती है। I prefer that. आप अपना दांत जितना हद तक जहाँ तक सेव कर सकते हैं ना उसको सेव कीजिए। नथिंग लाइक इन ओरिजिनल टूथ। ये स्केलिंग क्या है और ये ब्लीचिंग क्या है, ये दोनों एक चीज़ें नहीं हैं भाई, प्लीज़ बता दीजिए। स्केलिंग जो है वो नॉर्मली आपके दांतों में जो सफाई है उसको करते हैं, यानी प्लाक डिपोजिशन हो जाती है। हम नॉर्मली हमारी जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं उसके हिसाब से, या ब्रशिंग हैबिट्स हैं, अगर वहाँ सफाई ना हो गम्स के साथ तो देयर इज सम प्लाक स्टार्टिंग डिपॉजिटिंग अराउंड द गम्स, उसको जो हम क्लीन करते हैं दैट्स स्केलिंग। और उसके साथ हम एक पॉलिशिंग कर देते हैं जो नॉर्मल येलो सा आपका स्टोन बनता है, जो आप लोग फील करते हैं कि दिस इज जो हमें, और अक्सर जो पेशेंट हमारे पास आते हैं जब हम स्केलिंग कर देते हैं तो भी वो ये कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि खाली खाली हो गया। वो खाली नहीं होता, द गम्स आर सपोज्ड टू बी लाइक दैट, दे शुड नॉट हैव एनीथिंग बिटवीन द टीथ, देयर शुड नॉट हैव एनीथिंग बिटवीन द गम एंड द टीथ, तो इट शुड बी एन एम्प्टी प्लेस, और वो दोनों एडहेयर होने चाहिए एक दूसरे के साथ। बट चूंकि प्लाक होता है तो उसको रिसीड कर जाता है गम। अब आप ब्लीचिंग की बात करें तो ब्लीचिंग एक प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है। उस केमिकल प्रोसेस में हम एक मटेरियल उसके ऊपर लगाते हैं, दांतों के ऊपर, जो कि हमारे दांत के शेड को लाइट करता है। जैसे हम बालों में यूज़ कर लें या फेस पे यूज़ कर लें, इट इज़ द सेम मटेरियल बट इन अ लेस कंसनट्रेशन। तो हम उसको दांतों पे लगाते हैं तो वो वाइटनिंग का काम आता है। क्या चीज़ें होती है जिसकी वजह से हम पेशेंट को मना कर देते हैं कि आप नहीं ब्लीच? अगर उनका एनामल इतनी हद तक डिस्ट्रॉयड हो या ब्रिटल्ड हो तो हम नहीं करते। अगर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो तब भी मैं मना कर देती हूँ पेशेंट्स को। साथ में अगर गम लेवल तक रिसीड किए हुए हैं तो भी हम कहते हैं कि आप ना करवाएं, इस पर पहले कोई रेस्टोरेशन वगैरह करवा लें, एंड यू डोंट नीड वाइटनिंग। अब आजकल आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। एग्जैक्टली, तो वो स्ट्रिप है, लाइटनिंग स्ट्रिप है, कुछ वो है, ट्रेज हैं। अब ये चीज़ें हैं तो अच्छी, बट उसके ऊपर मैंने खुद भी खरीदी है, आई वांटेड टू टेस्ट इट। उसके अंदर लिखा है कि डू इट फॉर 3 डेज एक साथ, और उसके बाद हफ्ते में एक दफ़ा। अब आप खुद बताएं, एक ब्लीचिंग एजेंट आप 3 दिन अपने दांत पे लगाएं और फिर आप उसको हर हफ्ते लगाएंगे तो ऑब्वियसली आपके टीथ का जो कलर है वो तो कम हो ही जाएगा, मगर सेंसिटिविटी भी तो बढ़ जाएगी।
अच्छा, ब्लीचिंग एजेंट ये नहीं है कि वो आपके दांत को कुछ नहीं कह रहा है, एवरी ब्लीचिंग एजेंट वो कुछ % ऑफ इनामल उसके ऊपर से लेके जाता है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि वो अंदर जाके उसने सिर्फ कपड़े की तरह ब्लीच कर दिया, अगर आप एक कपड़े को भी बार बार ब्लीच करेंगे ना तो कपड़ा भी फट जाता है, तो वो ऊपर की थोड़ी सी मिनरलाइज सरफेस लेके जाता है अपने साथ। तो दैट इज वाई वी से कि इतना ऑफनली आपको ब्लीचिंग भी नहीं करानी चाहिए until unless it's very very important। मेरी उसने कराई थी, उसने दांत लगे थे उसके दांत गिर गए, उसने ये हो गया, मैं तो नहीं कराऊंगी स्केलिंग। हाँ, ये मिथ है, ये बहुत ज्यादा मिथ है। जैसे मैंने आपको नहीं, दांत कैसे गिर जाते हैं उसके बाद, हिलते कैसे हैं? इसलिए क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि देयर शुडंट बी एनीथिंग बिटवीन द गम एंड द टीथ। अब जब प्लाक होता है, खाना जमना शुरू होता है, फिर वो स्टोन की शक्ल इख्तियार करता है और वो आपके गम और टीथ के दरमियान में पॉकेट होना शुरू हो जाता है और वो चीज़ गम को रिसीड कराती है। जब गम नीचे जाता जाएगा तो ऑब्वियसली आपके दांत की अटैचमेंट जो है वो खत्म हो जाएगी और द मोमेंट हम स्केलिंग करते हैं तो वो दांत ऑब्वियसली थोड़ा हिलता है, थोड़ा क्योंकि हम वो पत्थर बाहर निकाल देते हैं, पीला ऑरेंज लाल काला, जिसकी वजह से वो दांत को वो पकड़ा हुआ होता है। मगर अगर हम कुछ टाइम दें तो वही गम वापस हेल्दी हो सकता है हमारी डाइट से, कुछ मेडिकेशन से। मगर लोग इतना टाइम नहीं देते, वो उनकी जो वो हैबिट्स डेवलप हुई भी होती हैं वो उसी तरह यूज़ करते हैं तो दांत गिर जाते हैं और फिर वो ब्लेम जो है वो डेंटिस्ट पे आता है कि वो स्केलिंग कराई थी और उसके बाद जो हमारा दांत गिर गया। अच्छा, हर हिलता हुआ दांत जो है ज़रूरी नहीं उसको निकाला जाए, आप क्या ट्रीटमेंट्स ऑफर करते हैं? आजकल जैसे आया हुआ है कि आप कंपोजिट से उसको पीछे वायर के साथ जो है ना वो पिन अप कर देते हैं और उसको टाइम देते हैं हील होने का गम्स को, ताकि गम्स जो है वापस अपनी पोजीशन पे आ सकें। ये बहुत अच्छा है। साथ में ये होता है कि अगर आपने गम ग्राफ्टिंग वगैरह कर दें, विच आई डोंट डू इट बट जनरली हमारी प्रैक्टिस में पीपल आर डूइंग इट, कि गम ग्राफ्ट लगा दें ताकि वो उसको बचा सके दांत। मतलब मुझे लगता है कि एक हम पहाड़ खोद लेंगे वो इजी है बच्चों की ओरल हेल्थ मेंटेन करना बहुत प्रॉब्लम है। पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन कि बच्चों को ब्रशिंग कब उनकी शुरू करानी चाहिए? ब्रशिंग जो है वो आप 6 मंथ्स में स्टार्ट करवा दें। जैसे ही पहला दांत है आप उसको ब्रशिंग स्टार्ट करें। अगर ब्रश नहीं आपको लगता है कि ब्रशेस उसको हार्म कर सकते हैं गम को, तो आप हाथ पे कॉटन लगा के, कॉटन का कोई कपड़ा लगा के उससे आप उसको रब कर सकते हैं। ब्रशिंग होनी चाहिए, मतलब उसको क्लीन करना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम ये है कि माएँ खुद भी इग्नोर करती हैं इस चीज़ को, तो इसलिए बच्चों के दांत साफ ही नहीं हो पाते और वो जब तक वो इस एज के नहीं हो जाते 2 साल तक, तब तक वो देखते ही नहीं है कि वो अभी तो बड़े अच्छे फिंगर ब्रशेस भी आ गए, आपने फिंगर पे लगाया वो हल्के से क्यूट से ब्रश होता है, इतने आराम से ब्रश हो जाता है। मैं तो अपनी बिल्ली की भी उसी से करती हूँ सीरियसली इट वर्क्स। अच्छा, बच्चों की टूथपेस्ट बड़ों की टूथपेस्ट से डिफरेंट होती है और फिशर सीलेंट्स होते हैं। जैसे हमारे बच्चे जब खाना शुरू करते हैं तो वो कुकीज़ बहुत खाते हैं, वो चॉकलेट्स बहुत खाते हैं। अगर हमें फील हो जाए या हम देखते हैं, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि मदर शुड मॉनिटर देयर किड्स और वो खुद खड़े होकर दिन में 2 दफ़ा ब्रश ज़रूर करवाएं। वो जो उनके दांतों की जो फिशर्स, जो आप फिशर सीलेंट की बात कर रही हैं, फिशर्स वो होते हैं जो जहाँ पे दांतों के कस्प मिल रहे हैं, वो एक हमें लाइंस नजर आ रही है, वो जो खाने के वो दांत के ऊपर लाइनें बनी हुई हैं, हमारे हाथों की लाइनें होती हैं, वो दे आर कॉल्ड फिशर्स। ठीक है, उनके अंदर हम, अगर आपको फील हो रहा है कि वहाँ गैप आ रहा है या वहाँ पे कोई पॉइंट बन रहा है जहाँ चीज़ें फंस रही हैं, तो उसमें आप उस कंडीशन में फिशर सीलेंट्स लगा देते हैं, वो उस जगह को क्लोज कर देता है। तो होता है कि उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है तो चीज़ें वहाँ फंसना बंद हो जाती है और वो कैविटी की तरफ नहीं ले जाता, क्योंकि वो सबसे प्रोन जगह है बच्चों की कैविटी शुरू होने की, तो हम उस प्रोन जगह को सेव कर लेते हैं। हाँ, अब उसके बाद उन्होंने दूसरी जगह निकाली तो वो और बात है वो फिर इन बिटवीन द टीथ हो जाता है। सामने के 4-5 दांत उनके अजीब से काले से और छोटे से और अजीब से हुए होते हैं, वो नर्सिंग बॉटल केरीज कहलाती है। तो वो जो आगे के, ये बताइएगा नर्सिंग बॉटल केरीज, ये बताइए। नर्सिंग बॉटल केरीज ये होती है कि जब रात को आपने बच्चे को दूध दिया और नॉर्मली औरतें उसके अंदर चीनी भी मिला देती हैं और बॉटल लगी रह जाए रात भर, तो उसकी वजह से जो आगे के सारे हमारे इंसाइजर्स होते हैं वो काले हो जाते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट वहाँ पे शुगर, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि शुगर कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, पीएच डाउन हो जाता है, तो वहाँ पे फिर कैविटी होना शुरू हो जाती है, एसिडिक हो जाता है ना पीएच। हाउ डू यू ट्रीट दांत के क्रैक? देखना पड़ता है कि वो क्रैक जो है वो कितना अंदर तक पेनिट्रेट कर गया। अगर वो इस कंडीशन का है कि वो ट्रीटेबल नहीं है तो फिर तो उसके ऊपर ऑब्वियसली हम क्राउन वगैरह और रूट कैनाल करके उसको सेव किया जाता है। अगर इस तरह का है कि वो सेव हो सकता है तो उसके अंदर फिलिंग वगैरह इतना है कि आप उसको फिर आगे की सरफेस जो है उसकी कवर कर देते हैं, रेस्टोरेशन से, कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन हैं उनसे कवर कर देते हैं ताकि वो देखने में बुरे ना लगे। बट ये कि आप पेशेंट को वार्न कर देते हैं कि अगर इस ज़्यादा पेनिट्रेट करता है तो यू वुड बी गेटिंग अ RCT एंड देन अ क्राउन ओवर इट। क्रैक है ना, बिल्कुल सही बात है, वो पेनिट्रेट अंदर तक कर सकता है, तो हमें इसकी अल्टीमेटली कोई एक प्रॉपर सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन निकालना ही होता है। थैंक यू डॉक्टर मरियम। पता है इतनी सारी बातें हैं, अगेन अभी तो हम टंग पे नहीं आए, अभी तो हम हेलेटोसिस पे नहीं आए जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है
अभी हम उन सब चीज़ों पे नहीं आए, मुझे हालांकि बात कर रही थी आज वही, लेकिन थैंक यू सो मच डॉक्टर मरियम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आपको फिर से तंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप हमको इजाज़त दीजिए, देखते रहें शाम की चाय, हमें फॉलो करते रहें हमारे फेसबुक के पेज पे, हमारे इंस्टाग्राम के हैंडल पे, और हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को पता चलती रहें और आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से अच्छा बनाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।